अभी तक हमने सुना कि कैसे अहिल्या को देखने के लिए सर्वेश्वर कलकत्ता आ पहुंचा है और उसकी अहंकार भरी, दंभ भरी बातें और कुदृष्टि अहिल्या को बिल्कुल भी नहीं भाती। और उसी समय कलकत्ता आ पहुंचे हैं बसंती और धरणीधर। उनको लेकर अहिल्या बहुत उत्साहित है और बहुत खुश भी है। किंतु कर्नल उसे बताते हैं कि उन्होंने सर्वेश्वर के साथ उसका विवाह तय कर दिया है। अहिल्या बहुत परेशान हो चुकी है। उसे पता लग गया है कि राजू की मृत्यु हो चुकी है और उसे सर्वेश्वर से विवाह करना ही होगा, क्योंकि उसके पिता मुख्यमंत्री की दौड़ में है और वो कर्नल की मदद उनके बिजनेस में कर सकते हैं। अब आगे की कथा। ललिता गणेशन का उसके लिए बड़ा प्यारा सा खत आया था। वह छुट्टियां खत्म होने के दिन गिन रही थी। मिस के लिए बहुत सारे भुने नमकीन काजू और मलाबारी केले लाएगी। उसने लंबे केश कटवा दिए हैं, क्योंकि उनको दो मोटी मोटी चोटियों में नित्य गूंथना उसके लिए नित्य का सिरदर्द बन गया था। उसका पत्र पढ़कर अहिल्या स्कूल जाने के लिए व्याकुल हो उठी। जैसे भी होगा वह जाएगी अवश्य। घर में रहकर आखिर करेगी क्या। एक बार वहां पहुंचने पर वह कर्नल को स्पष्ट लिख देगी उसे सर्वेश्वर से विवाह करने में आपत्ति है। वह किसी भी प्रकार इस विवाह के लिए अपने मन को राजी नहीं कर पा रही है। कर्नल दांत पीसेगा, पैर पटकेगा, हो सकता है गौरमोहन काका को संधि की शर्त लेकर भेजे भी, पर वह टस से मस नहीं होगी। पापा ने अंगूठी दी है तो दिया करें। उन्होंने बिना पूछे उससे उसकी सगाई की है, अब स्वयं भुगते। जीवन भर का प्रश्न है। ना वह उस व्यक्ति को जानती है, ना उससे कोई पूर्व परिचय है। विवाह के बंधन में वह कभी नहीं पड़ेगी। बसंती को तो देख लिया, नया नया ब्याह हुआ तो कैसी उमंगे थी, कैसा खिला खिला चेहरा था, और अब ना जाने कितनी जिम्मेदारियों ने भोली किशोरी को अपने चक्रव्यूह में घेर लिया था। बड़ी ननद विधवा हो गई थी, 3 बच्चे लेकर वह उसी के मत्थे पड़ गई थी। सास की व्यंग्योक्ति से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था, विधवा ननद को बच्चों सहित अपने साथ लखनऊ में आश्रय देकर रखना। बेचारी यही करने कलकत्ते से भागी भागी गई थी। छोटी ननद की शादी भी धरणीधर को करनी थी। उस पर हर तीज और त्योहारों में 3-3 नंदों को भिन्न भिन्न प्रकार के तोहफे सजाकर भेजने होते थे। बसंती की दुर्दशा देखकर अहिल्या को स्वयं अपना भविष्य सहमा देता था। पहाड़ का रहन सहन वह देख चुकी थी। फिर सर्वेश्वर कितना ही समृद्ध हो, लाख बैरा बटलर रखे, ससुर ग्रह की समृद्धि का विवरण वह धरणीधर से सुन चुकी थी। 2 पैरों की खुड्डी बनाकर बच्चे को टट्टी फिराने वाली सास से क्या उसकी निभ सकेगी। किंतु दूसरे ही क्षण उसे कर्नल के रक्तचाप, दिल के दौरे और डामाडोल आर्थिक स्थिति का ध्यान आता। अकेली रहकर कैसे भयानक संकट के क्षणों से उसकी मुठभेड़ हो चुकी थी। उस दिन दिल्ली में यदि ज्ञान कौर के पिता न मिले होते तो, यदि उस दिन जैकी की आंटी मल्लिका सरकार न होकर कोई और होती तो, उस बस्ती से क्या वह इतनी आसानी से निकल भागती। बिंदा दिन आकर उसे किसी भी अंधेरी कोठरी में पटक सकता था। वह मन ही मन सिहर उठी। ढोंगी साधु परमानंद यदि उसे अकेले भयावने जंगल में पकड़ लेता तब। अचानक परमानंद के प्रसंग से राजू की स्मृति ताजी हो गई। अहिल्या को उससे क्या क्षणिक लगाव भी नहीं हुआ था। कभी नहीं, कभी नहीं। अपने तकिए को जोर से पकड़कर वह ओंठ काटकर रुलाई के वेग को रोक लेती। यदि सर्वेश्वर के स्थान पर राजू होता तो क्या वह पिता को अपनी सम्मति दे देती? कभी नहीं। क्यों सोचे युवक ने उसका अपमान नहीं किया था? एक बार, केवल एक बार, जब वह पहाड़ी झरने का पानी पी रही थी, उसकी मुग्ध दृष्टि देखकर उसका हृदय बल्लियों उछलने लगा था। पर दूसरे ही क्षण फिर उसी रुखाई से उसे पीछे छोड़ वह बहुत आगे निकल गया था। न जाने कहाँ गोली लगी होगी, दाह संस्कार भी नहीं किया होगा। बर्फ में न जाने कितने जवानों की लाशें अभी ज्यों की त्यों पड़ी होंगी। एक ही विचार अहिल्या के चित्त को बार बार कचोटता था। रैक्सी के कार्ड को देखकर राजू ने उसे कितनी हल्की और सस्ती समझा होगा। एक बार उसे पिता का वैभव दिखाने की चाह उसके मन ही में रह गई।
बसंती के आने से धरणीधर के निर्दोष प्रयास से राजू की स्मृति के सूखे बिरवे में फिर पानी पड़ गया था। अब उसकी टहनियों में फिर हरी हरी कोपलें फूटने लगी थी। राजू की पुस्तक को झाड़ पोंछ कर अहिल्या ने अपनी मेज पर रख दिया। अखबार में युद्ध बंदियों के नाम आते तो वह एक एक नाम को गौर से पढ़ती। क्या पता चीनियों की कैद में हो। इसी प्रकार उसकी छुट्टियां खत्म हो गई। मदर ने उसे एक पत्र में रेलवे कंसेशन बनाकर भेज दिया था। जिस पहली पार्टी को वह लेकर गई थी उसे ही लेकर आना भी होगा। कौन लड़की उसे कहाँ मिलेगी, किस ट्रेन से आने में उसे सुविधा होगी, पूरा नक्शा खींचकर मदर ने भेजा था और बड़े ही स्नेह से उसके बीमार पिता की कुशल पूछी थी। कर्नल ने उसके लौट जाने के प्रस्ताव को सुना तो आग बबूला हो गया। यह क्या बेहूदगी है अहिल्या, तुम कितने बड़े आदमी की पत्नी बनने जा रही हो और फिर बेहूदी नौकरी को, उसकी धुन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। पापा, जब मैं नौकरी करने गई थी तब भी मैं बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। यदि तब नौकरी करने में कोई दोष नहीं था तो अब भी नहीं होना चाहिए। फिर मदर ने रेलवे कंसेशन भेज दिया है। मुझे लड़कियों को 17 की शाम को मिलना ही होगा। नॉनसेंस, कर्नल ने गुस्से में अपना सिगार भी चबा डाला। मुंशी जी पहुंचाएंगे लड़कियों को, तुम नहीं जा सकती। मैं मदर को अभी तार कर देता हूँ। दिसंबर खत्म हो चुका है, मई में तुम्हारा विवाह होगा। कितना कुछ मुझे करना है, मैं अकेले क्या करूँगा। आप तार नहीं करेंगे। अहिल्या खड़ी हो गई। उत्तेजना से उसके माथे की नसें फूल गई थी। जिद्दी पिता के सामने उसकी जिद्दी पुत्री खड़ी थी। मैं जाऊंगी ही, चाहे आप तार करें या ना करें। रही मेरे विवाह की बात, अभी 5 महीने हैं पापा। आप ही कहिए, इतने दिन मैं यहाँ क्या करूंगी। जब आप बुलाएंगे मैं इस्तीफा देकर आ जाऊंगी। मेरे रहने या ना रहने से आपकी तैयारियों में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अहिल्या पिता की बात अनसुनी कर चली गई। जाने के कुछ घंटे पहले वह गौर मोहन काका से मिलने गई। कुछ ही दिनों में बेचारे बहुत बूढ़े हो गए थे। दोनों सूजे घुटनों पर हाथ फेरते अपनी कुर्सी पर चुपचाप पड़े थे। अहिल्या को देखकर उन्होंने हाथ फैला दिए। सुना आज हमारी बिटिया फिर नौकरी पर वापस जा रही है। ऐसा अंधेर भी कहीं देखा है। भावी राजदूत की पत्नी क्या पति की मर्यादा का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखेगी। मन ही मन वह अहिल्या की सगाई का समाचार सुनकर क्षोभ ही हुए थे, पर अपनी हंसी को उन्होंने मन के क्षोभ से म्लान नहीं होने दिया। सफ़ेद घनी मूछों के नीचे उनकी दूध की धुली हंसी वैसी ही सरल और निष्पाप थी जैसे किसी सिद्ध शराबी की होती है। सबसे छोटे लड़के दुलाल की पत्नी के रूप में ही वे अहिल्या को मानकर आज तक अपनी कल्पना का भव्य दुर्ग सहेजते आए थे। कर्नल की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो वे अपना अटूट मूलधन लेकर इसी आशा से बढ़े थे कि अहिल्या को बहू बनाकर लाने पर उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। उनके अंतरंग मित्र की कन्या उनकी बन जाएगी और दुलाल के हटीले स्वभाव को भी अहिल्या का सौंदर्य और स्वभाव जीत लेगा। पर कर्नल ने उन्हें फ़ोन पर ही सर्वेश्वर के आने की सूचना दी तो उन्हें उसे देखने का भी कोई उत्साह नहीं हुआ। मेरी तबीयत गड़बड़ है भाई, आ नहीं पाऊंगा कहकर उन्होंने टाल दिया था। क्यों, नौकरी करने में क्या कोई दोष है काका बाबू। अहिल्या उनके पास बैठकर बड़े स्नेह से उनके सूजे घुटनों पर अपने नरम हाथ फेरने लगी। आयुर्वेद का इलाज क्यों नहीं कराते काका बाबू, घुटने तो बहुत सूज गए हैं। अब इन्हें कोई चरक ठीक नहीं कर सकता बेटी। चिता की लकड़ियां ही चटक चटक कर सकेंगी, तभी जुड़ाएंगी ये बूढ़ी हड्डियां। पर इधर देख तो माँ। अहिल्या की ठुड्डी पकड़कर उन्होंने बड़े स्नेह से उठाया। तुझे यह नौकरी की क्या धुन लगी है। विवाह पक्का होने पर हिंदू घर की कन्या देहरी के बाहर पैर भी नहीं रखती। जानती है ना तेरे पिता का रक्तचाप कितना बढ़ गया है। जानती है, कल ही डॉक्टर घोसाल कह रहे थे उन्हें मांस मछली नमक घी सब छोड़ देना होगा। तू होगी तो शायद उसकी बदपरहेजी को रोक लेगी। तू नहीं होगी तो नित्य मुर्गा बनेगा। एक टांग शायद तेरे बाप के हिस्से में आएगी और सब अहमद ननी और बिरजू के पेट में। उस ससुरी को 2 लात मारकर निकालती क्यों नहीं। किसको काका बाबू, वह जानबूझकर अनजान बन गई। अरे उसी साली पतुरिया को हमारी अलमारी से बोतलें तक पार कर ले जाती है। ऐसी नागिन को तुम लोगों ने पता नहीं क्यों पाला है।
वह बहुत दिनों की है काका बाबू, इसी से शायद पापा ने नहीं हटाया। बहुत दिनों की है ये तो मैं भी जानता हूँ, पर उन दिनों की अब कौन सी चीज़ बची है, जरा बता दो मुझे। जब सभी पाप कट गए तो काटो ससुरी इस पाप की फांसी को भी। अंधाधुंध के राज में गधा भी पंजीरी खाता है। इसी से कह रहा हूँ बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ गंदगी है उखाड़ फेंको और अभी भी घर को बचा लो। नहीं काका बाबू, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना ही होगा, लौट कर सब देखूंगी। अभी पापा से भी ऑफिस जाकर मिलना ही पड़ेगा। मेरे उठने तक तो वे निकल गए थे। ऑफिस में भी अहिल्या को कर्नल नहीं मिला। पुत्री की जिद ने उसे रुष्ट कर दिया था। पिता से बिना मिले ही जाने पर उसे दुख तो बहुत हुआ, पर घर की अशांति से वह ऊब गई थी। दिल्ली में अपने साथ की लड़कियों से मिलकर वह सब भूल गई। मिस, आपकी वो दिल्ली वाली सखी आपको छोड़ने नहीं आई? मिस डिसूजा, कितनी प्यारी आंखें थी उनकी। मिस, आप दुबली हो गई हैं। मिस, आपने हेयर स्टाइल बदल दिया है ना? न्यू पिंच। मिस, आपकी साड़ी नई है ना? कितना प्यारा रंग है। लड़कियां चिड़ियों सी चहकने लगी थी। घर से लौटने पर उनकी जेबें चॉकलेट, मेवे और लेमन ड्रॉप से भरी थी। हंसती खिलखिलाती कुट कुट नन्ही गिलहरियों सी जेब से चीजें निकालकर खाती लड़कियां प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में विशेष रूप से उल्लसित हो रही थी। बुक स्टॉल के पास कुछ सरदार लड़के अपने रंगीन साफों की कलगी ठीक करते सीटियां बजाने लगे थे। इसी से ट्रेन आते ही लड़कियों को अपने रिजर्व डिब्बे में बिठाकर अहिल्या ने शांति की सांस ली। अब उसे सबक मिल गया था, रात भर कोई भी खटखटाए वह द्वार नहीं खोलेगी। मद्रास से उसे 2-3 लड़कियों को साथ में लेना था, जिनमें से ललिता गणेशन भी एक थी। मद्रास के विराट स्टेशन के एक कोने में छड़ी में वेणियां लटकाए एक काला गंजा बूढ़ा चीख रहा था, कदम बम कदम बम। लड़कियां उसी ओर भागी। देखते उसकी पूरी छड़ी खाली हो गई। किसी तरह उन्हें ठेलती अहिल्या वेटिंग रूम में पहुंची। ललिता गणेशन को अब तक आ जाना चाहिए था। वह सोच ही रही थी, ललिता आ गई, ललिता आ गई कहकर लड़कियां बाहर भागी। रेशमी बैगनी लहंगा और मद्रासी ऊंची चोली पहने ललिता अचानक बहुत बड़ी लगने लगी थी। उसकी आंखें, जिनमें पहले शोक लहरें हिलोरती थी, लजीली पलकों के शासन में शांत लग रही थी। अरे ललिता, तुम तो बड़ी दुबली लग रही हो भाई। अहिल्या ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। किसके साथ आई? क्या मम्मी भी आई हैं? नहीं मिस, मेरे पापा के मित्र मिस्टर रामनाथन मुझे पहुंचाने आए हैं, बाहर खड़े हैं। आप मिलेंगी क्या उनसे? क्यों नहीं, चलो। लड़कियों का पूरा दल उसके पीछे चलने लगा। नहीं, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। चाय मंगवा दी जाए तुम्हारे लिए? हाँ मिस, संवेद स्वर में लड़कियां चीखीं। और कुछ खाने को भी। एक मोर का बड़ा बहुत प्रसिद्ध है मिस। ट्रेन के सफर में उन लड़कियों की भूख बड़ी विकट हो जाती थी। अहिल्या ललिता को लेकर बाहर गई। बुक स्टॉल के पास ट्वीट्स का कोट कंधे पर डाले जिस व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया, उसे देखकर पहले वह झेप कर ठिठक गई। पिता के मित्र कहकर ही ललिता ने उस व्यक्ति का परिचय दिया था, किंतु उस नितांत बचकाने से युवक ने हंसकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो कुछ झिझक से ही उसने हाथ मिलाए। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। ललिता तो दिन रात आप ही की बातें करती है। वह ललिता को ललिता संबोधित कर रहा था। उसके सांवले रंग में उसकी स्वच्छ दंत पंक्ति उसके रंग को और भी काला दिखा रही थी। ललिता, तुम क्या थोड़ी देर हमें छोड़ सकती हो? मुझे तुम्हारी मिस से कुछ कहना है। रामनाथन बुक स्टॉल से हटकर खड़ा हो गया। ललिता चली गई तो वह अहिल्या के पास आ गया। अहिल्या ने देखा, दूर से युवक लगने वाला वह बहुरूपीय सा व्यक्ति निसंदेह प्रौढ़ ही था। कनपटी के आसपास के सारे बाल सफेद थे। चेहरे पर अनुभव और आयु की झुर्रियां थी। अपने यौवन काल में वह निश्चय ही सुदर्शन सुपुरुष रहा होगा। क्षमा कीजिएगा, आपसे कोई पूर्व परिचय नहीं, पर ललिता आपका बहुत आदर करती है। मुझे भी अब आपके सहयोग की आशा रहेगी। वह जेब से अपना सुनहरा सिगरेट केस खोलकर सिगरेट निकालने का उपक्रम करने लगा। अहिल्या ने देखा, उसकी लंबी लंबी अंगुलियां कांप रही थीं। असल में ललिता अपनी माँ के साथ आने वाली थी, पर कहकर वह चुप हो गया। अहिल्या ने कुछ पूछने या जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई। मन ही मन उसे ललिता के पिता के उस ढीठ मित्र पर गुस्सा आ रहा था। कितना काम पड़ा था उसे और बीच ही में रोककर बेकार की बातें कर रहा था।
कैसा सहयोग? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। कृपा कर मुझे अब आज्ञा देंगे? मुझे लड़कियों का कंसेशन फॉर्म ठीक करवाना है। अहिल्या ने अधैर्य से बटुआ खोलकर एक रेलवे रसीद निकाल ली। ओह, आप बड़ी जल्दी में है लगता है। रामनाथन मुस्कुराकर बड़ी धृष्टता से सिगरेट फूंकता रहा। कोई बात नहीं, संक्षेप में ही कहना पड़ेगा। ललिता को अपनी माँ से कोई विशेष लगाव नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। मैं उसका बचपन का मित्र हूँ, पर उसकी माँ को हमारी मैत्री अच्छी नहीं लगती। इसी से मैंने निश्चय किया है कि हमारी मैत्री को नया मोड़ देना होगा, परिणय का मोड़। अहिल्या चौंक कर आश्चर्य से उसको देखती रही। बच्ची सी भोली ललिता और क्रूर नर व्याघ्र सा दिखने वाला वह प्रौढ़ व्यक्ति। मैं जानता हूँ कि उसकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। मैं कोंकणी हूँ, कायदे से हमारा विवाह नहीं हो सकता, किंतु इस क्षेत्र में कायदे कानून की दलीलें प्रायः व्यर्थ ही रहती हैं। इसी विषय को लेकर मैंने आपसे सहयोग की प्रार्थना की थी। ललिता अभी बालिग नहीं हुई है, नहीं तो आज वह स्कूल पार्टी के साथ न जाती। वह फिर बड़ी धृष्टता से हंसा और बड़े अधिकार से उसने दूर खड़ी ललिता को पुकारा, ललिता आओ, कार से तुम्हारा सामान उठा लें। अहिल्या भौचक्की सी उनकी जोड़ी को देख रही थी। अपने वृषभ स्कंद तान कर जाता रामनाथन और उसके पीछे सिर झुकाए आज्ञाकारिणी बालिका सी जाती ललिता। थोड़ी देर में वह सामान उठवाकर ललिता को पहुंचा गया। अहिल्या के पास आकर फौजी ठसके के साथ दोनों एड़ियां खटकाकर उसने धीमी आवाज में कहा, 20 फरवरी को आपका सहयोग विशेष रूप से प्रार्थनीय है। और जब तक अहिल्या उसे फटकार कर कुछ कह सकती, वह तेजी से मुड़कर चला गया था। मार्ग भर ललिता से उसने कुछ भी नहीं पूछा। जब कभी ललिता की आंखें उसकी ओर उठती, वह जानबूझकर चेहरा फेर लेती। स्कूल पहुंचने पर वह एकांत में उस लड़की को कसकर फटकारेगी। फटकारने की नौबत नहीं आई। तीसरे ही दिन उसे बड़ा तेज बुखार चढ़ा है। लाल लाल अंगारे सी आंखों से छत को घूरती वह ज्वर में प्रलाप करती बड़बड़ा रही थी, रामनाथन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। चौथे दिन उसका पूरा शरीर छोटे छोटे दानों से भर गया। डॉक्टर ने आकर कहा उसे खसरा निकल आया है, अन्य लड़कियों से बचाकर रखना होगा। अहिल्या उसकी परिचर्या में लगी रही। 5-6 दिन के पश्चात उसकी बेचैनी घट गई थी। चादर से पूरा शरीर लपेटकर वह बिस्तर में आड़ी होकर पड़ी थी। ललिता, लो थोड़ा साबूदाना पी लो। बड़े स्नेह से अहिल्या ने साबूदाने का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, उसने उदास डूबी आवाज में कहा और दीवार की ओर मुंह फेर लिया। अहिल्या ने देखा उसकी दोनों आंखें साबूदाने के प्याली से छलक रही थी। ज्वर के दौर्बल्य से उसका चित्त भी दुर्बल हो गया था। अहिल्या से सब कुछ कहने को वह व्याकुल हो रही थी, पर न जाने किस बेबसी और संकोच से उसका गला रूंध गया। मिस, वह अचानक चुप हो गई। उसके पपड़ी पड़े होंठ कांपने लगे। ललिता, क्या कुछ कहना चाहती हो? अहिल्या ने द्वार बंद कर चिटकनी चढ़ा दी और स्टूल दूर खिसकाकर उसकी पलंग की पाटी पर बैठ उसकी दुबली कलाइयां सहलाने लगी। रामनाथन से क्या तुम्हारा विवाह पक्का हो गया है ललिता? नहीं नहीं, वह अहिल्या के हाथों को जोर से दबाकर और बहुत कुछ कहने को उतावली हो गई। मेरा विवाह उससे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसका विवाह बहुत पहले नंदिनी मुंडुकुर से हो चुका है। उसकी लड़की मेरे साथ खेलती थी, पिछले साल बुखार में मर गई। वह बुरी तरह हाँफने लगी, पर फिर भी बिना रुके बोलती ही जा रही थी, जैसे उसे भय हो रहा था कि एक बार बातों का क्रम टूट जाने पर वह फिर अपने मन की व्यथा व्यक्त नहीं कर पाएगी। पर रामनाथन कहते हैं कि वे मुझसे विवाह करेंगे। नंदिनी पिछले 2 साल से रांची के पागल खाने में है। तो फिर तुमने हाँ कैसे कह दिया? जिस व्यक्ति को तुम अपने पिता के मित्र के रूप में देखती आई हो, उससे तुम्हारी मित्रता कैसे हो गई? झूठ बोलता है, वह बदमाश है, उचक्का है। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर धरकर ललिता जोर जोर से सिसकने लगी। धीरे धीरे ललिता मदर आती होंगी। इस तरह रोने से तुम्हारा बुखार बढ़ जाएगा। रामनाथन की बातें अब हम नहीं करेंगे, तुम सो जाओ। अहिल्या ने उसकी इधर उधर झूलती दोनों चोटियों को तकिए पर ठीक से सहेजा। नहीं, आज ही मैं आपको सब बताऊंगी। रामनाथन हमारे घर में आता रहता था। एक दिन मुझसे कहने लगा कि उसे जादू आता है, हिप्नोटिज्म।
जिससे जो चाहे करा सकता है। सचमुच एक बार उसने मुझसे अपनी आंखों में देखने को कहा, पुतलियों में तुम्हें तुम्हारा मृत भाई दिखेगा ललिता। और मैं पगली सी उसकी ओर देखने लगी। फिर मुझे क्या हो गया मैं नहीं जानती, अब ना चाहने पर भी मैं उसकी ओर देखने लगती हूँ, और देखने पर मुझे फिर कुछ होश नहीं रहता। तुम निश्चिंत होकर सो रहो ललिता, रामनाथन इस स्कूल में पैर भी नहीं रखेगा। पर तुम उसके साथ मद्रास तक कैसे चली हैं? मैं क्या करती? उसने मुझसे आकर कहा कि मुझे उसके साथ ही चलना होगा, और मैं मम्मी के सामने खूब सिर पटक पटक कर रोने लगी कि स्कूल जाऊंगी तो रामनाथन ही के साथ, अन्यथा नहीं। उसने मुझे कुछ कर दिया है मिस, अब मैं क्या करूं? उसने अपनी बड़ी बड़ी जोर से पीली आंखें अहिल्या के चेहरे पर टिका दी। पगली लड़की, रामनाथन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसे देख लूंगी बस। चलो साबूदाना पीकर चुपचाप सो जाओ। उसे पूरा प्याला पिलाकर कंबल से अच्छी तरह ढांप ढूंप कर अहिल्या अपने कमरे में गई। रामनाथन की विचित्र आंखें वास्तव में किसी रहस्यमय तांत्रिक की ही सी थी। चलते चलते उसका कहना, 20 फरवरी को आपका सहयोग विशेष रूप से प्रार्थनीय है, उसे रह रहकर उलझन में डालने लगा। वह क्या करे? क्या मदर से कह दे, या एक पत्र ललिता की माँ को लिख दे? किंतु जिसको पुत्र की असामयिक मृत्यु का धक्का भी नहीं सुधार सका था, उसे क्या पुत्री की विपत्ति सुनकर कुछ चिंता होगी? तब वह क्या करे? देखा जाएगा, फरवरी आने में अभी बहुत दिन लगेंगे, सोचकर वह करवट बदलकर सो गई। ज्वर उतरने पर भी ललिता को अभी कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली थी। खिड़की पर बैठी बैठी वह अहिल्या के आने की प्रतीक्षा करती। क्लास से सीधी अहिल्या उसी के पास पहुंचती। कभी लाती बड़ा सा खिला लाल गुलाब, कभी चमेली, बेला की वीणी, और कभी नई कॉमिक की लुभावनी रंगीन पत्रिका। पर अब ललिता को कॉमिक पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता था। वह अचानक सयानी और गंभीर बन गई थी। कभी अपने नाखून काटती रहती और कभी अहिल्या टोकती तो कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती और उसके पृष्ठों को उलटती पलटती रहती। जिस दिन उसे फिर से कक्षा में जाने की अनुमति देने अहिल्या पहुंची तो वह स्वयं ललिता की मुक्ति पर विशेष रूप से प्रसन्न थी। अब साथ की लड़कियों में उठ बैठकर वह रामनाथन की बातें भूल जाएगी। छुट्टियों में वह ललिता की माँ से अनुमति लेकर उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाएगी। तुम कल स्कूल जा सकती हो ललिता? डॉक्टर आयंगर से मैंने पूछ लिया है। अहिल्या उसके लिए बहुत बड़ा सा पीला गुलाब लाई थी। थैंक यू मिस, उसने बड़ी बुझी आवाज में कहा। कल रात मैंने सपने में फिर रामनाथन को देखा। उसकी डरी सहमी आंखें पूरे चेहरे पर फैल गईं। क्या बेकार की बातें करती हो? अहिल्या ने डपट कर कहा। आज से मैंने तुम्हारे बेहुदे सपनों की बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं आजकल तुम लोगों की लिटरेचर की क्लास ले रही हूँ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। मैंने देखा कि वह एक ऊंची पहाड़ी से मुझे नीचे ढकेल रहा है, कह रहा है नीचे नदी है, उसी में तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें मिलेगा। मैं कूद नहीं रही हूँ, इसी से वह मुझे जोर से ढकेल रहा है और मैं गिर पड़ती हूँ। वह बड़े जोर से सहमी और अपनी दोनों आंखें बंद कर अहिल्या से लिपट गई। मुझे बचा लेंगी ना आप? थर थर कांपती छींट के नाइट गाउन में उस दुबली सी लड़की को एक प्रकार से गोदी में उठाकर अहिल्या ने पलंग पर बिठा दिया। तुम अभी बहुत कमजोर हो ललिता, देखती हूँ मदर से जाकर तुम्हारे लिए अभी 1-2 दिन छुट्टी लेनी होगी। पर सुनो, स्वर को कड़ा कर अहिल्या उसके पास झुकाई। ऐसे बेहुदे बेकार के हिस्टेरिकल सपने तुम आज से नहीं देखोगी, समझी? ललिता ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी तरल सहमी दृष्टि से अहिल्या को देखती रही। दूसरे दिन अहिल्या को लगा कोई उसके सिरहाने खड़ा है। रात पूरी तरह से बीती नहीं थी। डोरीन चाय बनाने 6 बजे से पहले कभी नहीं आती थी। कौन? सिरहाने से टॉर्च निकालकर उसने जला दी। उठकर मेरे साथ चलो, ईश्वर उस नादान लड़की को क्षमा करे, ईश्वर उसे क्षमा करे। रोजरी को हाथ में लिए स्वयं रेवरेंड मदर खड़ी बुदबुदा रही थी। अहिल्या कुछ समझ नहीं पाई, पर न जाने क्यों बिजली की गति से एक ही विचार उसके मस्तिष्क में कौंध गया, ललिता को कुछ हो गया है। किसे मदर, किसे क्या हो गया? मदर के तापसी चेहरे पर नित्य का निर्विकार भाव विषाद में डूब गया था। ललिता की लाश हमारे स्विमिंग पूल में तैर रही है, अभी पुलिस को खबर देनी होगी। मैंने बड़े पादरी को भी बुला लिया है। लाश इन्फर्मरी में है। नादान लड़की, क्यों किया उसने ऐसा? क्या तुम्हें कुछ पता है? अहिल्या कांप गई। मुझे बचा लेंगी ना आप? उसके गले में झूलती छींट के नाइट गाउन से निकली 2 कांपती बाहें, भय से सहमी 2 तरल काली पुतलियां। नहीं मदर, ललिता तो बड़ी आनंदी लड़की थी। अहिल्या ने रहस्य को अपने ही तक सीमित रखा।
जिस पलंग पर बड़े प्यार से सुलाकर मीठी फटकार के साथ अहिल्या उसे सुलाई थी, उसी पर सो रही थी ललिता। मदर ने चादर से उसको मुंह ढांप दिया था, किंतु चादर के आवरण से निकलकर उसकी दो मोटी मोटी चोटियां इधर उधर झूल रही थी। डॉक्टर आयंगर आते ही होंगे, तुम उन्हें ऊपर लिवा लाना। अहिल्या, अभी लड़कियों तक यह बात ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना। इसके घर को ट्रंक कॉल भी करना होगा। अहिल्या एक बार चादर उठाकर उस प्रिय चेहरे को देखना चाह रही थी, पर उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। वह डॉक्टर आयंगर को लेने जीना उतरने लगी थी। डॉक्टर ने आकर देखा, मृत्यु को 4 घंटे से भी ऊपर बीत चुके थे। पुलिस के आने पर पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा, उन्होंने कहा। अहिल्या सहम गई। बेरुखी से उस तन्वी किशोरी को डॉक्टर भिंडी की तरह चीर देगा। मदर की उपस्थिति में अहिल्या ने एक शिकन भी अपने चेहरे पर ना आने दी। ललिता के घर से उसके दाह संस्कार की अनुमति आ गई थी, उतनी दूर से कोई आ नहीं पाएगा, यही किसी ने फोन पर कह दिया था। अहिल्या ने उसे अपने हाथों से सजाया, पहले उसके उलझे भीगे बालों की 2 चोटियां की, उनमें पीला गुलाब लगाया, कलम से लिखी गई सी भौहों के बीच काजल की लंबी बिंदी की रेखा ठीक वैसे ही खींचती जैसे ललिता खींचा करती थी। दक्षिणी जरी का लहंगा और रेशमी चोली पहनाई, उसके बक्से से निकालकर शंख और सोने की वह माला उसे पहना दी जो उसके छोटे भाई ने उसे जन्मदिन पर दी थी। धूप बत्तियों का खुशबूदार संदली धुआं उसे बहुत प्रिय था। अगरबत्ती का पूरा गुच्छा जलाकर उसने पलंग के चारों ओर लगा दी। रेशमी तकिए पर लेटी ललिता ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकन्या चैन की नींद सो रही हो। कमरे में एक क्षण भी वह अकेली नहीं रह पा रही थी। एक बार उस भोले पीड़ित चेहरे को हाथ में भरकर चूमना चाह रही थी अहिल्या। ललिता के एक दूर के रिश्ते के चाचा अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को लेकर मृतदेह लेने आ पहुंचे थे। उस लटकी शिथिल हथेली को एक बार दाबकर अहिल्या ने विदा ली। जब लोग ललिता की अवश देह को उठाकर बाहर ले जाने लगे तो अहिल्या अपने को न रोक सकी। अगरबत्ती की सुगंधित धुएं की घुटन और गुलाब के मुरझाए पुष्पों की सुगंध में लिपटी ललिता का रेशमी तकिया वहीं गिर गया था। उसी को पकड़कर कभी न रोने वाली अहिल्या फूट फूट कर रोने लगी। आगे की कथा में क्या होगा? क्या अहिल्या वापस अपने घर जाएगी और क्या उसका ब्याह सर्वेश्वर के साथ हो जाएगा? ये सब जानेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि ठीक लगे तो इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।